हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो आपको देना चाहता हूँ। अभी तक जिन्होंने भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म नहीं भरा है वो भर दे। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपसे जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म आया था ना, जिसमें वैकेंसीज थी आपकी ऑलमोस्ट 9,200 के करीब, उसमें 148 वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। इसका ऑफिशियल पीडीएफ जो है वो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो देखिए, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 148 वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, ये कुछ अलग अलग ट्रेड्स में इंक्रीज़ हुई है। और ये मेल की पोस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुई है। फीमेल की अभी भी 107 पोस्ट हैं और इन सब में अप्लाई आप 10th पास वाले ही कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका फर्स्ट गुड न्यूज़ तो ये था कि प्लस 148 वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। इसके साथ ही सेकंड गुड न्यूज़ ये है कि सभी को या सभी ट्रेड्स में 3 साल की उम्र में छूट दिया गया है। उम्र सीमा में जो है 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जिनका नहीं आ रहा था अकॉर्डिंग टू पिछले नोटिफिकेशन, अब उनका भी ये वाले नोटिफिकेशन के बाद उम्र आ जाएगा। तो आप इस वैकेंसी की बहुत अच्छी तैयारी करें। क्या ये वैकेंसी जो है प्रॉपर स्टेट वाइज आती है, जैसे आपकी एसएससी जीडी होती है ना स्टेट वाइज, उसी तरह है। ऑल इंडिया लेवल में इसका नहीं बनेगा रिजल्ट इसका स्टेट वाइज ही बनेगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। फॉर्म वॉर्म का डेट भी थोड़ा बढ़ गया है, लास्ट डेट अब 2 मई हो गया है, लेकिन इतना लास्ट तक आप इंतजार मत करें, इससे पहले ही आप अप्लाई कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन देना था। और इसके साथ मैं चेक कर लेता हूँ, यह है इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है। आपका सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपका एक कट ऑफ निकाला जाएगा पीएसटी पीटी के लिए, जहाँ आपका हाइट चेस्ट नापा जाएगा और रनिंग लिया जाएगा। रनिंग में भी एक आपके लिए थर्ड गुड न्यूज़ ये है कि पहले जिस ट्रेड में 170 हाइट मांगा गया था, ये पहले मांगा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया था, इसमें भी 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है और अब मात्र 165 सेंटीमीटर का हाइट मांगा है इस भर्ती के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कई बंदे ऐसे होते हैं जिनका एसएससी जीडी में हाइट नहीं आता है, तो वो बंदे इस भर्ती की तैयारी करें। बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत अच्छे नंबर्स पे है ये भर्ती। ठीक है फ्रेंड्स, 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। तीनों गुड न्यूज़ मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भरोगे उससे संबंधित। फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद। फिर होगा आपका मेडिकल के बाद लगेगा आपका फाइनल कट ऑफ, फिर आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान दे, समय बहुत अच्छा दिया गया है। 2 घंटा जीडी के एग्ज़ाम में अब 1 घंटा कर दिया गया है। और जीडी के एग्ज़ाम में पहले 100 क्वेश्चन आते थे तो 1 घंटा दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पर। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक आप दिला सकते हो, जो 25 मार्क्स के आएंगे। और जो मैथ्स हैं ये भी 25 मार्क्स के आएंगे। जीके जीएस जो है वो भी आपके 25 मार्क्स के आएंगे और रीजनिंग आपके 25 मार्क्स के। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स। ट्राई करें, बहुत अच्छे से इसके पीछे लग जाएं। इस बार वर्दी आपको लेकर ही रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों गुड न्यूज़ मैंने आपको बता दिया कि उम्र में आपको 3 साल की छूट दी गई है, 148 वैकेंसी भी बढ़ गई है, और साथ में आपका हाइट जो है पहले 170 मांग रहा था वो अब 165 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जीके जीएस का आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में जो होते हैं वो 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों टीमों में 6-6 खिलाड़ी होंगे जिनके बीच कंपटीशन होता है, मैच होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही ये याद रखें, जो आपका श्रीलंका देश है, श्रीलंका, वहाँ का राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, ऐसा करके, तो आपको ये आंसर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में खालिस्तान की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चावल और गेहूं से हुई थी इसकी शुरुआत, और स्टार्टिंग हुआ था आपका पंजाब राज्य से, ये भी याद रखें। और भारत में आपके हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो 1290 से 1320 के दौरान आपके सल्तनत काल चल रहा था, उसमें दिल्ली में शासन किया है खिलजी ने।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, खलजी लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में खिलजी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो इसका क्रम होता है वो भी याद रखें। दिल्ली में सल्तनत कालीन का जो क्रम है वो सबसे पहले आए थे आपके गुलाम वंश, गुलाम वंश ने शासन किया। गुलाम वंश के बाद आपका आया खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आया आपका तुगलक वंश, तुगलक के बाद आया सैयद वंश, और सैयद के बाद आया आपका लोधी वंश। ठीक है फ्रेंड्स, लोधी वंश के शासक को पराजित करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस्पात के निर्माण प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? तो इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण होता है इस्पात को आकार देना। ठीक है फ्रेंड्स, इस्पात को आकार देना ये सबसे लास्ट का प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदी पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है? तो गणेश चतुर्थी आपके हिंदी पंचांग के भाद्रपद माह में चौथे दिन से शुरू हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हिंदी माह पूरे याद होने चाहिए, जो 12 होते हैं आपके, जो हैं आपके चैत्र, वैशाख, वैशाख के बाद आता है आपका ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़, आषाढ़ के बाद आता है आपका श्रावण, श्रावण के बाद आता है आपका भादो, भादो के बाद आता है आपका अश्विन, अश्विन के बाद आता है आपका कार्तिक माह। ठीक है फ्रेंड्स, कार्तिक के बाद आता है आपका माघ शीर्ष, माघ शीर्ष के बाद आता है आपका पौष, फिर आता है आपका माघ माह, फिर आता है अंतिम माह फागुन, फागुन या फाल्गुन। ठीक है फ्रेंड्स, ये 12 माह आपको याद रहने चाहिए, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कोली जो है वो उसका संबंध आपके महाराष्ट्र के लोक नृत्य से है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो स्वतंत्रता के पूर्व आपकी गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें अलग नाम कई बार पूछ देता है, वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष ऐसा भी पूछ देता है, तो ये भी आपके दादा भाई नौरोजी को ही कहते हैं, और अंग्रेजी में इन्हें द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आपके जतिन गोस्वामी जी जो हैं, इन्हें संगीत नाटक अकादमी से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें जतिन गोस्वामी जी, और इनका संबंध भी याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, इनका संबंध आपके क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य से है। क्षत्रिय आपके असम का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? ठीक है फ्रेंड्स, तो परमाणु संख्या जो है मैग्नीशियम, जिसे शॉर्ट में Mg लिखा जाता है संकेत में, उसका परमाणु संख्या जो है वह 12 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछा गया है, तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो आपका 35 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी ही आयु लगती है आपके राष्ट्रपति में भी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका राष्ट्रपति हैं जो जी हैं वो आते हैं आपके आर्टिकल 52 में। ठीक है फ्रेंड्स, और राज्यपाल आते हैं आपके आर्टिकल 153 में। और इसके साथ ये भी याद रखें फ्रेंड्स, जो जितनी वैल्यू जो है राष्ट्रपति की, मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो पूरे देश का होता है, ठीक उसी तरह जो एक राज्यपाल होता है वो भी एक राज्य का राष्ट्रपति माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ये भी याद रखें जो आपका लोकसभा होता है उसका सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष लगता है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है आपका 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए लगता है आपका 30 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इसके लिए लगता है आपका 35 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? तो जलीकट्टू जो है वह भारत में खेला जाने वाला एक खेल है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत के भी स्पेशल ये आपका तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है ये त्यौहार खेल जो भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण किया जाता है आपके ऊर्ध्वतः।
ठीक है फ्रेंड्स, स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण ऊर्ध्वतः किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A ये आपको शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 21A। इसके साथ ही ये भी याद रखें, जो आपका अनुच्छेद 21 है इसका क्या, इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो अनुच्छेद 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही ये याद रखें, जो आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है ये कभी भी समाप्त नहीं होता। चाहे देश में अगर आपातकाल भी लग जाता है तो भी यह समाप्त नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सभी आपके अधिकार जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 यह कभी समाप्त नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया? तो ये किया आपके अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इस बाजार का उद्घाटन किया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये याद रखें, आपके अनुराग सिंह ठाकुर जो है वह वर्तमान समय में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अनुराग सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बने आपके विनय मोहन क्वात्रा जी। इसमें आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, मैं वो उसके दूर कर देता हूँ आपको। जो विदेश सचिव है ये आपके विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। इसी के साथ एक फेमस नाम और जुड़ा है जो आप ध्यान देंगे, विदेश मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, विदेश सचिव और विदेश मंत्री में फ़र्क होता है, दोनों अलग पर्सन हैं। तो विदेश मंत्री हैं आपके एस जयशंकर जी। जो आपके मिस्टर एस जयशंकर जी हैं ये आपके विदेश मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें, कई बार विदेश सचिव पूछ देता है और ऑप्शन में एस जयशंकर भी दिया रहता है, और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हड़बड़ी में एस जयशंकर को ही विदेश सचिव टिक करके आ जाते हैं। ये आपका रॉन्ग आंसर है। वर्तमान समय में भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा जी हैं और विदेश मंत्री हैं आपके एस जयशंकर जी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो एस आकार का महासागर है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर का आकार जो है वह एस आकार का है। और ये भी याद रखें, जो आपके महासागर की संख्या वो आपके 5 हैं। पहला है आपका प्रशांत महासागर, दूसरा है आपका हिंद महासागर, तीसरा है आपका अटलांटिक महासागर, चौथा है आपका आर्कटिक महासागर, पांचवा है आपका अंटार्कटिक महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, जो आपका प्रशांत महासागर है यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, और जो आपका आर्कटिक महासागर है यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके साथ ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MGNREGA, मनरेगा या नरेगा जो भी कहा जाता था, वो भारत सरकार के खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो जो आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ये आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये फ्रेंड्स याद रखें, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में खालिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। तो बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय का लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की खालिस्तान गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता है। तो जो राष्ट्रीय आय का लेखा है वह एक निश्चित समय की अवधि में देश की सभी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग जी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपके मैक्सिको देश से, और भारत में
आपके कहे जाते हैं मिस्टर MS स्वामीनाथन जी को, स्वामीनाथन जी। इन्हें भारत में जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। और इसके साथ ही भारत में जो है वो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपके पंजाब से, 1960 के दशक में पंजाब में शुरू हुई थी, धान और गेहूं की उच्च किस्म की उत्पादन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। तो हिंदी का आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेखांकित शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। तो रेखांकित शब्द है आपका वाक्य में, यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह खलिस्तान का कारण बनती है। तो हमारा रेखांकित शब्द है उन्नति, तो उन्नति का हमें विलोम बताना है। तो उन्नति का विलोम होता है अवनति। ठीक है फ्रेंड्स, यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह अवनति का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर है। उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर है। तो हमें यहाँ पे जो है ये जो शून्य लिखा है इसमें अशुद्धि नज़र आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इस भाग में आपकी अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है, लोग रंगीन चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे थे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। तो लोग जो है रंगीन जो है हमारा रेखांकित भाग है, तो इसके स्थान पर एक उचित विकल्प का चयन करना है जो हमें 4 में से दिया गया है। तो लोग जो है धवल चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे थे। तो हमारा जो चौथा वाला आंसर होगा ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई भी आंसर जो है इसे सूट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्थ को व्यक्त करने वाले मुहावरों का चयन विकल्पों में से कीजिए। बहुत खुश होना, बहुत खुश होने का अर्थ मैदान हाथ आना नहीं होता है। मुँह ना होना ये भी नहीं होगा। बहुत खुश होने का अर्थ मुंह में तिनका लेना भी नहीं होगा। बहुत खुश होने का अर्थ मूसलो ढोल बजाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो चौथा वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, मूसलो ढोल बजाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से शुद्ध वाक्य सेलेक्ट करना है। काला गाय अच्छी होती है, जी नहीं। काली गाय अच्छा होती है, जी नहीं। काली गाय अच्छी होता है, जी नहीं। काली गाय अच्छी होती है, जो हमारा चौथा वाला है ये करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। बाकी काली गाय अच्छी, यहाँ पे होता में त्रुटि है। सेकंड वाले ऑप्शन में काली गाय अच्छा, यहाँ पे अच्छा में त्रुटि है। और काला गाय यहाँ पे काला लिखा गया है, इसमें त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चौथा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? पंडित। तो पंडित का हमें सही पर्यायवाची ढूंढना है, वो भी वाक्य में। तो मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा इसमें मनीषी जो है वो करेक्ट लिखा गया है। फर्स्ट वाले में भी मनीषी लिखा गया है लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो जो सेकंड वाला है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसमें भी मनीषी में त्रुटि है और ये वाले मनीषी में भी त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 7 है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो व्यक्ति दूर की बात सोचता हो। ठीक है फ्रेंड्स, जो व्यक्ति दूर की बात सोचता हो तो ऐसे व्यक्ति को हम दूरदर्शी व्यक्ति कहते हैं। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहर का आधा भाग खालिस्तान चुका है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपर्युक्त वाक्य खंड द्वारा कीजिए। तो शहर का आधा भाग जो है वह जल में निमग्न हो गया है, ये तो गलत है। पानी में तैर रहा हो, ये भी गलत है। शहर का आधा भाग जो है वह जलमग्न हो चुका है, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जल से मग्न हो चुका है, ये भी गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, जो थर्ड वाला ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का विकल्पों में से चयन कीजिए। तो लाभ का हमें विलोम जो है सेलेक्ट करना है। तो लाभ का विलोम होता है हानि। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हानि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात या सिद्धि प्राप्त की। तपस्वी ने बहुत तपने के बाद या सिद्धि प्राप्त की। तो हमें तपने इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा होगा। तपने का हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तपने के स्थान पर आ जाएगा तपस्या।
ठीक है फ्रेंड्स, जो चौथा है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तपन, तपभूमि ये सभी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। धज्जियाँ उड़ाना, धज्जियाँ उड़ाना, इसका हमें जो है सही अर्थ चयन करना है विकल्प में से। तो धज्जियाँ उड़ाना का अर्थ होता है नष्ट भ्रष्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट करना। प्रयास करना धज्जियाँ उड़ाना का अर्थ नहीं होता, चंपत हो जाना भी नहीं होता और क्रोध करना भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द जानकी का पर्यायवाची नहीं है। जो इसमें 3 ऑप्शन है वो जानकी का पर्यायवाची है, जो एक ऑप्शन है वह नहीं है। तो जो सूर्य सुता है ये आपकी जानकी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है फ्रेंड, सूर्य सुता आपकी यमुना का पर्यायवाची होता है। बाकी जनक सुता, सीता, वैदेही ये सभी जो है जानकी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। जो काम से जी चुराता हो। ठीक है, जो काम से जी चुराता हो उसे एक अर्थ में, एक शब्द में बताना है हमें। तो ऐसे लोगों को कहेंगे कमचोर, चालाक, कामचोर, निकम्मा। तो ऐसे जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, थर्ड वाला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाले में जो है वो वर्तनी की त्रुटि है, इसलिए वह करेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। चतुर से काम करे तो सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चतुर से काम करे तो सफलता अवश्य मिलती है। तो चतुरी से काम करे तो सफलता अवश्य मिलती है। यहाँ पे जो चतुरी लिखा है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि यह वाक्य में जुड़ ही नहीं रहे। चतुराई से काम करने पर सफलता अवश्य मिलती है, यहाँ पे जो है चतुराई सही लिखा गया है और यह वाक्य में जुड़ भी रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाले क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। गोचर, गोचर का अर्थ बताना है हमें। तो गोचर, गाय को चराने वाले को गोचर कहा जाता है क्या? जी नहीं। जो गाय के साथ चलता है उसे भी गोचर नहीं कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके इसे भी गोचर नहीं कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सकता है, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सकता है उसे कहते हैं गोचर, और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता उसे कहते हैं अगोचर। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कहेंगे अगोचर। ठीक है फ्रेंड्स, आज आपका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो यही था। बाकी जो आपका गद्यांश रहेगा या आप घर में होमवर्क है, आप इसे घर में आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे। साथ ही रीजनिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मैथ्स में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इस PDF में डाले हुए हैं। इस PDF का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। MTS वाले भी अपने T1 के लिए, T1 क्वालिफाई करने के लिए इस PDF को ले सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, सभी PDF के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। और थैंक यू फ्रेंड्स।